नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण पांडे आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ जो है वेद के बारे में। वेद वेद एक ऐसा टॉपिक है हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ एक सोशल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरी है। वेद का अगर एक्चुअली इसमें मीनिंग में हम लोग जाएँ तो ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो है ज्ञान। अर्थात वेद मतलब होता है ज्ञान। अगर वेद को आप जान जाएँ यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा आपके पास ज्ञान हो जाएगा, जिसके बाद एक काफ़ी अच्छा इंसान आप बन सकते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और जिस वेद के बारे में जो पहले के जितने ऋषि-मुनि थे, सबको इसके बारे में ज्ञान था। और जो वेद जो बोला जाता है, जो वेद है ना काफ़ी हमारे भगवान देवता जितने थे ब्रह्मा जी, ये सब लोगों ने इसको लिखा है। तो चलिए बिना कोई समय नुकसान करते हुए वेद के बारे में आज हम क्लास का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो वेद देखिए, वेद अगर सबसे पहला बोला जाए तो वेद 4 प्रकार का होता था, 4 प्रकार का था। वेद जो है 4 प्रकार का, एक होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो वैदिक का जो ये जितने ये वेद जो समय जो था, जो वैदिक पीरियड था, वो स्टार्ट हुआ था 1500 से लेके 600 तक। हुआ क्या था कि शुरुआती में जब वेद जब बना था, जब वैदिक पीरियड जब स्टार्ट हुआ था, उस समय शुरुआत में 3 वेद ही बना था। एक था हमारा ऋग्वेद, और यजुर्वेद और सामवेद। ये 3 वेद ही शुरुआत में प्रचलित थे, उसमें अथर्ववेद नहीं था। और अथर्ववेद जो था वो बाद में आया। जो शुरुआत में ये 3 वेद थे वो 1500 से लेके 1000 तक के बीच में आ गए थे। यानी कि इनके बारे में पहले ही पढ़ लिया गया था। 1500 से लेके 1000 बीसी तक, और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक इसके क्या बोलते हैं अथर्ववेद के बारे में पढ़ा गया। तो अगर हम देखें कि आखिर ऋग्वेद ये सब वेद में होता क्या है, तो इसके बारे में बताता हूँ कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जितने हमें ये शब्द होते हैं, जैसे कि मान लीजिए गायत्री मंत्र हो गया, सोम देवता का पूजा हो गया, वो हो गया। और आर्य के बारे में, जो आर्य थे, जो आर्य ही एक हिसाब से डायरेक्ट बोला जाए तो जो वेद के मेन ज्ञाता थे, आर्य ही लोग ही थे, आर्य समाज के लोग थे। हुआ क्या था, इसके पीछे एक बैकग्राउंड बताता हूँ मैं, कि पहले जो लोग थे यहाँ पे रहते थे, उनका हुआ क्या कि जब आर्य यहाँ पे शुरुआत में जब आए, तो आर्य के बारे में, आर्य के लोगों के पास संस्कृत का नॉलेज था। उनके लोगों के पास ना संस्कृत का नॉलेज था, और वो अपने से जितने नीचे लोग थे उनको मतलब अपने से नीचे ही मानते थे, ठीक है? उनको उतना वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे-धीरे वो लोग क्या सोचे कि जब संस्कृत हम जानते हैं, धीरे-धीरे सबको संस्कृत सिखाते हैं, ठीक है? तो वो क्या किए कि शुरुआत में उन्होंने 2 लोगों को 2 ऋषियों, एक थी गौतम ऋषि और एक थे अगस्त्य ऋषि, दोनों जन को भेजे। एक ऋषि को भेजे नॉर्थ के साइड और एक को भेजे साउथ के साइड। और इसी में एक चीज़ घटना घटा था, जो हुआ क्या था, शायद गौतम ऋषि ही हुआ था। एक्चुअल मुझे नहीं पता, लेकिन अब थोड़ा बहुत मुझे याद है कि गौतम ऋषि ही जब बिहार के तरफ गए थे, तो बिहार के जब गंगा घाटी पे वो गए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो नदी के आस-पास गए तो उन एक मुँह में ना वो आग लेके चल रहे थे, और वही ज्ञान देते थे, जा रहे थे और आग लेके चल रहे थे। जब बिहार में ही वो पहुँचे गंगा नदी के पास, तो पटना के पास, तो क्या हुआ कि उनका जो आग था वो बुझ गया, जिसके कारण से वो उसी समय से बोलते हैं कि ये जगह एक अछूत जगह है, जिसके कारण से आज भी आप बहुत जगह अच्छी तरह से देख सकते हैं कि गंगा घाटी पटना में भी है, गंगा घाटी इलाहाबाद में भी है, गंगा घाटी बनारस में भी है। लेकिन जो जो भीड़ बनारस में और प्रयागराज में लगती है, वो पटना में नहीं लगती। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, हरिद्वार में भी देख लीजिए, हरिद्वार में भी गंगा नदी है, ऋषिकेश में भी गंगा नदी है। वहाँ पे हमेशा पूजा, स्नान, हर चीज़ लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं होता है, पटना में नहीं होता है। जो लोग मान लीजिए थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ता है तो गंगा ले लेते हैं, लेकिन उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है जो दूसरे घाटियों को दिया जाता है, ठीक है? तो चलिए दूसरे रास्ता में ना जाके हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में एक लड़ाई का समय हुआ था, मतलब उस समय वार वगैरह के बारे में डिस्कशन किया गया था इस वेद में, जी किस तरह लड़ाई किया गया उसके बारे में इसमें बताया गया था। साम वेद में था म्यूजिक्स में, प्रोस पोएट्री जितने थे, प्रोस पोएट्री नहीं, इसमें गाना वगैरह था। जो प्रोस पोएट्री था वो उस पर इसी में था, क्या बोलते हैं, यजुर्वेद में ही लड़ाई के बारे में और प्रोस पोएट्री के बारे में यजुर्वेद में ही अपने को मिला है। और जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद में मेडिसिन्स के बारे में,
जादू टोना इसी सब के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, ये हुआ अपना चार वेद। और चार वेदों में जब अगर ऋग्वेद का हम लोग थोड़ा बारे में बात बोले तो होता क्या था कि पता है, जैसे कि आज एक जो जाति होते हैं कि मान लीजिए वो पांडे हो गए, वो चौहान हो गए, वो ऊंची जाति, वो नीची जाति, जिस तरह से जो जाति होते हैं ना, वो किस तरह मिलते हैं कि मान लीजिए पांडे का लड़का है तो पांडे होगा, गुप्ता का लड़का तो गुप्ता होगा, श्रीवास्तव का लड़का श्रीवास्तव होगा, इस प्रकार का होता था। लेकिन ऋग्वेद में क्या बताया गया है कि ऋग्वेद में जो जाति का जो मिलता था लोगों को, वो उनके कर्मों पे मिलता था। यानी कि जो व्यक्ति मतलब जो एकदम पढ़े लिखे थे, जो ज्ञानी थे, जो ज्ञान देते थे, वो हो जाते थे ब्राह्मण। ब्राह्मण ज्ञान देते हैं तो वो होते थे ब्राह्मण। दूसरे हो गए जो बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, उनको वैश्य में गिनती किया गया। तीसरा अपना हो गया जो लड़ाई करते थे, जितने फौजी वगैरह थे वो क्षत्रिय में गिनती कर दिए गए। और जो दूसरे का अंदर काम करते थे यानी कि नौकरी करते थे, उनको शूद्र का दर्जा दे दिया गया। यही चार वर्ण उसमें ऋग्वेद में डिस्कशंस किया गया था। ठीक है, और ये जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जो प्रचलन था कास्ट का वो चेंज होते गया। और ऋग्वेद के समय पता है, ऋग्वेद के समय जो व्यक्ति टीचिंग करते थे, जो पढ़ाते थे, उनका कास्ट कौन सा, क्या नाम से बुलाया जाता था उनको? उपाध्याय। जो व्यक्ति पढ़ाते थे उन्हें उपाध्याय के नाम से बुलाता था। और जिस व्यक्ति के पास वेद का ज्ञान होता था, एक वेद का ज्ञान था, उन्हें वेदी बोला जाता था। और जिस व्यक्ति के पास दो वेदों का ज्ञान यानी कि दो वेद का उनके पास नॉलेज होता था, उन्हें द्विवेदी बोला जाता था। और जिस वेदी के पास, जिस ऋषि मुनि चाहे जो भी व्यक्ति के पास तीन वेदों का ज्ञान होता था, उन्हें त्रिवेदी बोला जाता था, जिसे आज हम त्रिवेदी नाम जो आज सुनते हैं। और जिस व्यक्ति के पास चारों वेदों का ज्ञान होता था, उन्हें चतुर्वेदी नाम से जाना जाता था। तो यही एक बहुत ही रोचक था। तो चलिए अब आगे का जो हमारा है उसके बारे में हम इसके बारे में और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आगे हमें इसमें क्या मिलता है वेद में? इसके में हमें मिलता है कि जो कि वेद जो पढ़ा जाता था ना, वेद को और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए इसको ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया। बहुत लोगों को क्या हुआ, वेद समझ नहीं आता था, तो उसको और अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ इस पे बनाया गया। जब ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया तो इसमें क्या हुआ, ऋग्वेद का भी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों का ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। और जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था वो था ऐतरेय और कोस्ती। ऐतरेय और कोस्ती। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी मैं ये बोल रहा हूँ इसको आप या तो आप बुक में नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल वर्ड क्या पता मुझसे प्रोनाउंस ना हो, तो आप चाहे तो एज फॉर डायरेक्टली आप गूगल में भी उस समय मार सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली आपको एक हिंट मिल गया ना कि ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का क्या है, अगर से सर्च करके आप उसका एग्जैक्ट स्पेलिंग लिख के अपना नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। तो ठीक है, तो सबसे पहला था ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? ऐतरेय और कोस्ती। और यजुर्वेद का जो था वो था सतपथा और तैतरेय। सतपथा और तैतरेय। और सामवेद का था वो था पंचविस्मा और सदविस्मा। पंचविस्मा और सदिविस्मा ये सामवेद का था। और जो इसका था अथर्ववेद का था वो था गोपथ। ये चारों का ब्राह्मण ग्रंथ था। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखा गया था? एक अच्छे समझ के लिए वेद का, इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा गया। और जो वेद थे, वेदों का भी ना एक उपवेद था। एक वेद था, वेद के बाद उपवेद। तो जो वेद ऋग्वेद था, ऋग्वेद का जो उपवेद था वो था आयुर्वेद। और यजुर्वेद का वो धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का शिल्प वेद। और जो ये शिल्प वेद, जो ये वेद, उपवेदों का जो रचक थे, जो निर्माता थे, जो उनके जो जनक थे, एक हिसाब से बोला जाए जो जनक थे वो कौन कौन थे? जो आयुर्वेद के जनक थे वो थे हमारे प्रजापति। आयुर्वेद के जनक को क्या बोला जाता था? प्रजापति बोला जाता था। और जो यजुर्वेद के जो थे वो थे विश्वामित्र जी। यजुर्वेद के जो उपवेद था, और यजुर्वेद के उपवेद क्या था? धनुर्वेद। और धनुर्वेद के जनक कौन थे? विश्वामित्र। और गंधर्व वेद का इसके क्या बोलते हैं, सामवेद का उपवेद क्या था? गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद का
जनक कौन थे? नारद जी। जैसे हम लोग पहले ही बताया था मैं कि जिस हमें सामवेद में क्या मिला था? म्यूजिक्स मिला था, गाना मिला था। जब गाना हम लोग जैसे पहले से ही जानते हैं कि जो नारद जी थे वो अक्सर गाना गाया करते थे। एनी टाइम वो गाना में ही अपने लाइफ को जीते रहते हैं, नारायण नारायण ऐसे गाते रहते हैं। इसीलिए वही लिखे थे इसको, ठीक है, इसी कारण। और जो चौथा था वो था शिल्प। शिल्प शिल्पवेद। जो उपवेद था किसका? अथर्ववेद का। अथर्ववेद का उपवेद जो शिल्पवेद था उसके जो जनक थे वो विश्वकर्मा जी थे। शिल्प शिल्प मतलब आप लोग जानते होंगे, जो शिल्प देवता, इसी उन्हें शिल्पकार भी बोलते हैं बहुत लोग, ऐसे भी इसके इनको विश्वकर्मा जी को, ठीक है। तो ये उसका हमारा जो वेदों का उपवेद का जनक हो गए, ठीक है। और साथ ही साथ उपवेद ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये समय बीतता गया, इसमें एक और चीज एक मिला था अपने को, वो था आरण्यक से बारे में। आरण्यक आप लोग सुने होंगे। आरण्यक्स, आरण्यक्स किसे बोलते हैं? हुआ क्या था कि जो वेद जब लिखा जाता था ना, तो वेद लिखते लिखते हम बहुत टाइम लगा था। तो कुछ कुछ समय, कोई कोई समय वेद क्या करते थे, वो जंगल में जाके लिखते थे। जो ऋषि मुनियों थे, जो जितने जनक उसके थे वेदों के, वो जो जनक थे वो जंगल में भी कभी कभी जाके लिखते थे। तो जिस पंक्ति या फिर जिस कविता, जिस पार्ट, जो पार्ट जंगल में लिखा गया, उसी पार्ट को आरण्यक्स बोला जाता है। और एक इसमें बात बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वैदिक पीरियड जो था वो स्टार्ट हुआ था 1500 से लेके 600 तक। और जैसे जैसे समय बीतता गया वो मतलब इसमें स्टैंडर्डिटी आते गया। जैसे पहले के जो लोग थे, जैसे कि पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सबसे पहले जो काल था वो पाषाण काल था। पाषाण काल में क्या लोग रहते थे? गवलिया टाइप में रहते थे, रूरल था उनमें। और रूरल के बाद क्या आ गए? इंडस वैली सिविलाइजेशंस में टाउनशिप हो गए। और टाउनशिप के बाद दोबारा आ गए थे रूरल में ही। जो वेद का वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड शुरुआत में रूरल ही था। रूरल ही 1500 से स्टार्ट जब हुआ, वो रूरल ही हुआ। उस समय जंगल में ही लोग जाके लिखते थे, जो ऋषि मुनि थे। तो इसी जो जो पार्ट जंगल में लिखा गया था उसी को आरण्यक्स बोला जाता है। और जो अथर्ववेद था, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, शुरुआत में 3 वेद ही बस लागू हुए थे, ठीक है, 3 वेद ही बस लागू हुए थे। और जो अथर्ववेद था वो 1000 बीसी में आया था। और इसी कारण जो अथर्ववेद के समय थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया था, जिसके कारण से अथर्ववेद का कोई भी ऐसा अंग जंगल में नहीं लिखा गया था, जिसके कारण से अगर हम इस एग्जाम में ऐसे आ जाए कि क्या अथर्ववेद में आरण्यक्स है? जी नहीं है, अथर्ववेद में कोई आरण्यक्स नहीं है। आरण्यक्स बस 3 वेदों में है। किसमें किसमें? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में, ठीक है। और इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो है वेदांग के बारे में। वेदांग, वेदांग क्या है? वेद अंग, इससे मीनिंग से ही, इसमें वर्ड में ही इसका मीनिंग है वेद अंग, यानी कि वेदों के पार्ट। वेदों के पार्ट को वेदांग बोला गया है। वेदों के अंदर बहुत सारा पार्ट्स है और उसी पार्ट्स को वेदांग बोला गया है। जो उसके पार्ट्स है वो थे, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे इसके पार्ट्स थे जो थे। शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्तता हो गया, छंदास हो गया, ज्योतिषा हो गया, ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं। और इसके बाद जो हमारा आता है वो होता है पुराण के बारे में। पुराण, पुराण कितने प्रकार के थे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पुराण के बारे में मैं अभी आपको पूरा, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको वेद के बारे में ही, इसके बारे में और कुछ बता देता हूं। वेद में और क्या हुआ कि वेद कि वेद का जो समय आया, जो वेद का जो समय आया था, तो उस समय वैदिक जो कल्चर थे, वैदिक कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई फीचर्स था। जैसे कि पहले वाले हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशंस में पढ़े थे, तो उसका भी कोई फीचर्स था और इसका भी फीचर्स है। फीचर्स क्या था कि सबसे पहले जानते हैं, जो वैदिक कल्चर था, वैदिक कल्चर का जो मेन जो इनकम की सोर्स था ना, वो था एग्रीकल्चर और पशुपालन। इसमें जो वैदिक कल्चर थे, वैदिक कल्चर में मेन जो इसमें था पशुपालन, और इसी के किया जाता था, पशुपालन और खेती किया जाता था मेन, अपना जिंदगी को जीने के लिए। और यही इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था? व्यवसाय था और एग्रीकल्चर था। और एक चीज वैदिक पीरियड में बहुत ही अच्छा था, जो था काव के बारे में।
काव, या इनकी यह जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में गाय के लिए लड़ा जाता था। जो जितने लड़ाई होती थी ये एक काव के लिए होता था। जो मेन राजा जो होते थे, जो मेन प्रजापति होते थे, वो मेन राजा का काम पता है क्या होता था? गाय को ढूंढना। यानी कि जितने आसपास के जितने कोई गाय ऐसी चल रही है उसको पकड़ के उसकी सेवा करना, और गाय से पूरा अच्छे लोगों, हर लोगों का मदद करना, जो जिसको लग रहा है कि गाय को उसको किस तरह सेवा करना है, यही लोगों का उस समय राजा का काम था। और वैदिक कल्चर का और था कि वैदिक कल्चर में मोनार्की सिस्टम था। उस समय राजा महाराजा ही होते थे, डेमोक्रेटिसी नहीं था। आज का जो हमारा है डेमोक्रेसी, उस तरह डेमोक्रेसी नहीं था। ठीक है। और जो इसमें जो कास्ट था वैदिक कल्चर का, जो पहले ही मैंने आपको बताया, वो उस तरह का था। क्या, किस तरह का? अकॉर्डिंग टू द वर्क, यानी कि काम के, आदमी के काम के हिसाब से उसको कास्ट दिया जाता था। वैदिक समय, वैदिक पीरियड में भी बहुत सारे नदियां थे जिनके बहुत तरह तरह के नाम थे। वो आप डायरेक्टली बुक से निकाल के पढ़ लीजिएगा, चाहे डायरेक्टली आप गूगल में भी सर्च करके। जो मेन इंपॉर्टेंट जो रिवर था वो था, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रिवर थी वो थी इंदस रिवर, जिसे इंदस रिवर को उस समय सिंधी नदी बोला जाता था। ठीक है। और जो सोम देवता थे वो इसी में पाए जाते थे। सोम देवता किसमें? सोम देवता को इसी में ऋग्वेद में ही पाए जाते थे। और जो वैदिक कल्चर था, वैदिक कल्चर का जो मेन देवता थे, जो मेन भगवान थे, वो कौन थे? वो थे इंद्रदेव। कौन थे? इंद्रदेव। उनकी जो डिस्कशन इसमें हुआ था वो 250 बार उनका बारे में डिस्कस किया गया था वैदिक कल्चर में। और कौन से देवता थे? इंद्रदेव थे ही, अग्निदेव भी थे, जो गुस्से के देवता थे वो थे रौद्र, और जो जंगल के थे वो थे क्या थे उनका नाम? सोम देवता था। सोम देवता का जंगल के देवता बोला जाता था। और जो वैदिक कल्चर के समय था, वैदिक कल्चर के समय दो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। एक होता था सभा और एक होता था समिति। सभा और समिति, जो सभा होता था, सभा में छोटे मतलब नॉर्मल लोग रहते थे, कोई बड़े लोग इसमें नहीं रहते थे, बैठ के डिस्कशन वगैरह करते थे। और जो समिति थी, समिति में क्या होते थे? समिति में बड़े बड़े लोग रहते थे, जितने बड़े बड़े राजा महाराजा, चाहे जितने बड़े बड़े चीफ होते थे उस समय के, वो लोग उसमें रहकर डिस्कशन करते थे। और एक और था जो था विधा। विधा में आदमी और ये लेडीज दोनों रहते थे, यानी कि पुरुष और महिला दोनों इसमें रहते थे। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि जो सभा और समिति थे, इस दो में पुरुष महिला को नहीं एंटर करने का परमिशन था। जो इस समय बहुत, जैसे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि पहले उतने महिलाओं को उतना इज्जत नहीं दिया जाता था जिस हिसाब से आज दिया जाता है। ठीक इसीलिए बहुत सारे जो ऐसे जो ये हमारे समय में, आज के समय में, इसीलिए बहुत ही ज्यादा महिलाओं को इज्जत दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे पहले उनके साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुआ है। ठीक है, इसी कारण। ठीक है। तो और जो हमारा वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड में जो हमारा अथर्ववेद था वो 1000 सन के बाद आया। हुआ क्या था कि जब 1000, जब वैदिक पीरियड जब चल रहा था, तो वैदिक पीरियड जब चल रहा था तो 1500 से लेके 1000 का जो बीच था, जिस समय 3 वर्ष होते थे, उसको ना वैदिक कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिक पीरियड। और जो 1000 से लेके 600 तक था, जिसमें अथर्ववेद भी आ गया था, उस समय को बोलते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है। तो जो पोस्ट वैदिक पीरियड का जब समय आया ना, तो उस समय लोहे का खोज हो गया था, जिसके कारणवश लोहे का जैसे खोज हुआ, बहुत सारे मेटल का भी खोज हुआ, लोहे का मेन खोज हुआ इसमें। लोहे का खोज हुआ तो जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, और जैसे 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 डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रीज बनने लगे, हर चीज, घर द्वार, पक्का घर, मतलब दोबारा से जो गांव के हो गए थे, गांव से दोबारा दोबारा जाके क्या हो गया, शहर में लोग बसने लगे, धीरे धीरे शहर बन गया। और जैसे जैसे शहर में जब लोग वहां पे गए, तो वो जो लोग इकट्ठा हुए उन्हें जन बोला गया। और जब जन छोड़ा, जब ज्यादा इकट्ठा लोग हो गए, एक साथ ज्यादा लोग रहने लगे, उन्हें जनपद बोल दिया गया। और वही जो जनपद जो थे वो बहुत सारे जब इलाका में फैल गए, यानी कि बहुत सारे शहरीकरण हो गई, तो उसे महाजनपद बोला गया। ठीक है।
तो यहीं पे अब जो वेद था, वेद खत्म हो गया था। वेद के बाद अब यहाँ पे महाजनपद का शुरुआत हो गया। ठीक है? आज का जो मैं वीडियो में बताया हूँ, ये एक बहुत ही शॉर्ट समरी था वैदिक कल्चर के बारे में। देखिए, वैदिक कल्चर अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जो अगर एज़ ए समरी में डिस्कशन किया जाए तो इसमें बहुत सारा आपको ऐसा पॉइंट मिला था जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कौन से ऐसा टॉपिक है जो मुझसे आप सुनना चाहते हैं जीएस रिलेटेड, तो कमेंट ज़रूर करें, और ये वीडियो भी कैसा लगा होगा तो ये भी ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।